हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। जो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं उन सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, जैसे हम लगातार होम साइंस में आपके क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो चाहे आपका 100 सीरीज़ हो या फिर आपके PYQs हो, तो आज हम वही PYQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की सेशन में हम करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चनों को। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं वो प्रश्न हम कंटिन्यू करेंगे। साथ में ध्यान दीजिएगा, केवल PYQ करना ही मात्र एक उपाय नहीं है हमारी सक्सेस के लिए। उसके साथ साथ जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, या क्योंकि हमेशा एग्जामिनर एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए वो थोड़ा सा नए पैटर्न या थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी पूछने की कोशिश करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम दोनों चीज़ों को एक तरीके से बैलेंस करते हुए चलेंगे ताकि PYQ क्वेश्चंस भी करें और जो न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम साथ में कंटिन्यू करें। क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं प्लीज़ जुड़ जाइएगा और लगातार इन सेशनों का एक तरीके से लाभ लीजिए, क्योंकि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या LT या DSSB, सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइमिंग सेम नहीं होती है, क्लास लेट हो जाती है, तो इस वजह से जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम के साथ जुड़े हैं वो लोग को तो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, बट अदर लोग को नहीं पहुंचता। इसलिए आपको बेल आइकन प्रेस करना इम्पॉर्टेंट है ताकि आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंचे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा अपनी चमक और ड्रेप यानी झोल के कारण आमतौर पर कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह सेलुलोज से पुनः जीवित होता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शंस हैं रेयॉन, बी है नायलॉन, सी है पॉलिस्टर और डी है एक्रेलिक। क्वेश्चन को चाहे मैं और थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको आराम से दिखे, बाकी हम ऑप्शंस बाद में देख लेंगे। तो कौन सा रेशा अपनी चमक और ड्रेप यानी झोल के कारण आमतौर पर कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह सेल्यूलोज से पुनर्जीवित होता है। ठीक है, देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए रेयॉन। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो रेयॉन एक पुनर्जीवित सेलुलोज रेशा है जो लकड़ी के गूदे से बनाया जाता है। इसमें रेशम जैसी चमक और झोल या गिरावट होती है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है और यह प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के बीच का एक मिश्रित रेशा माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने पूछा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से बच्चों में मुख्य रूप से जेरोथैल्मिया यानी रतौंधी और सूखी आंखें जो होता है वो हो जाता है। ये एक रोग है जिसे आप रतौंधी या आप सूखी आंख, मतलब एक तरीके से आंखें वैसे सूखी सूखी सी हो जाती हैं। तो इसका आपका जो ऑप्शन है वो आपसे पूछा गया है आयरन यानी लौह, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर आयोडीन। बताइएगा। अगर आंखों से रिलेटेड है और जहाँ रतौंधी जैसी चीज़ें आपको सामने दिख ही रही हैं तो सिंपल सा आपको आंसर पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन ए। ठीक है, आंखों से संबंधित जो रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। विटामिन ए की कमी से बच्चों में आपका रतौंधी और आंखों का जो सूखापन होता है वो हो जाता है एक तरीके से, जिसे हम क्या कहते हैं, जेरोथैल्मिया एक तरीके से कहते हैं। ठीक, यदि समय पर इसका उपचार न किया गया तो एक तरीके से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। पहले तो धीरे धीरे उसको कम मतलब चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, धूमिल जैसा दिखता है और धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी रोशनी बिल्कुल से चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी विटामिन ए में आंखों की जो रेटिना है, ठीक है, एक तरीके से उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो विटामिन ए जिन चीज़ों में है वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करनी चाहिए जिससे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड।
पियाजे जी से पूछा गया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस चरण में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा विकसित करता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हमने ये क्वेश्चंस पहले भी किया है। एंड आपके ऑप्शंस हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था और डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक चीज़ याद रखिएगा, जब कभी क्वेश्चंस आपके रिपीट होते तो ये मत सोचिएगा कि वही वही क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं। इससे एक बेनिफिट आपको ये होता है कि जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उनको आपको हमेशा याद रहेगा कि चलो ये क्वेश्चन तो मैंने किया है, ये तो हमेशा अगर कभी भी पूछा जाएगा तो ये मुझे पता रहेगा। सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जीन पियाजे ने जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया है उनमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं जिनको अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। और ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज है जो आपका 0 से 2 वर्ष की जो स्टेज है जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं यानी संवेदी गामक जो अवस्था है, इसमें वस्तुएं जब भी आपकी एक तरीके से मौजूद नहीं भी होंगी तो भी बच्चे को लगेगा वो चीज़ है। मतलब जैसे आपने बच्चे के सामने से कोई चीज़ छुपा दिया और आप सोच रहे हैं कि अब बच्चा वो चीज़ को भूल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को रहता है कि नहीं, वो जो चीज़ मेरे सामने से गायब हुई है इसका मतलब वो अभी भी मौजूद है। यानी वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वह उसकी नज़रों के सामने से नहीं, मतलब उसके नज़रों के सामने नहीं होती हैं। तो वही आपका क्या होता है, वस्तु स्थायित्व होता है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी घरेलू या संगठनात्मक सेटिंग में ऊर्जा लेखा परीक्षा, ठीक है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने। उपकरणों की कुल लागत की गणना करना, बी है संसाधनों की खपत की दक्षता का आकलन करना, सी है आंतरिक सज्जा की योजना बनाना और डी है सफाई उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा छोटा कर दूंगी तो शायद आपको कम दिखाई दे, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है आपका संसाधनों की खपत की दक्षता का आकलन। ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ऊर्जा लेखा परीक्षा का जो आपका मुख्य उद्देश्य है ये पता लगाना होता है कि आपका बिजली, पानी, ईंधन जैसी जो आपके ऊर्जा संसाधन हैं उनका उपयोग कितनी कुशलता से किया जा सकता है या किया जा रहा है। इससे हमें ये समझने में भी हेल्प मिलती है कि कहाँ ऊर्जा की बर्बादी हो रही है और कैसे हम जो ऊर्जा है उसका एक तरीके से बचत कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक संसाधनों का जानबूझकर उपयोग करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारिवारिक संसाधनों का जानबूझकर उपयोग करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए संसाधन आवंटन, बी है लक्ष्य निर्धारण, सी है पारिवारिक संसाधन प्रबंधन और डी है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा आप सभी। सो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी पारिवारिक संसाधन प्रबंधन। आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एक व्यक्तिगत आपका प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपका योजना यानी प्लानिंग, आयोजन ऑर्गेनाइजिंग और क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटिंग आपका और मूल्यांकन यानी इवेल्युएटिंग आपका ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्या क्या शामिल होता है, योजना शामिल होता है, आयोजन शामिल होता है, क्रियान्वयन और आपका मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रसार शिक्षा में किसी नए विचार या तकनीकी को अपनाने की अंगीकरण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है।
यानी किसी एक तरीके से प्रसार शिक्षा में किसी नए विचार या तकनीकी को अपनाने की जो आपकी अंगीकरण प्रक्रिया है, उसका जो पहला चरण है वो है आपका ऑप्शन ए रुचि, बी है मूल्यांकन, सी है जागरूकता और डी है परीक्षण। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पहले भी मेरी जो पुरानी क्लासेस हैं अगर आपने उसमें देखा हो तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका अवेयरनेस यानी जागरूकता। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अंगीकरण प्रक्रिया यानी अडॉप्शन जो आपका प्रोसेस होता है उसमें 5 चरण होते हैं, ठीक है। एक तो आपका जागरूकता होता है, दूसरा आपका रुचि, तीसरा आपका मूल्यांकन, चौथा आपका परीक्षण, ठीक है, और आपका अंगीकरण या स्वीकृति यानी आपका अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड आपका अडॉप्शन, ये आपका है। तो पहला चरण आपका क्या होता है, जागरूकता होता है, जहाँ व्यक्ति को नए विचार के अस्तित्व का पता चलता है। सो ये चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सारे जो आपके 5 स्टेप्स हैं ये सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है कि किस प्रकार का खेल यह दर्शाता है कि बच्चे दूसरों से स्वतंत्र होकर अकेले खेलते हैं भले ही वे एक ही कमरे में हों, ठीक है। किस प्रकार का खेल यह दर्शाता है कि बच्चे दूसरों से स्वतंत्र होकर अकेले खेलते हैं भले ही वे एक ही कमरे में हों। ऑप्शन ए है सहयोगी खेल, बी है सहकारी खेल, सी है समानांतर खेल और डी है एकल खेल। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन डी, एकल खेल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है सूती कपड़े को उसकी चमक, मजबूती और रंगाई बंधुता में सुधार करने के लिए तनाव की स्थिति में एक मजबूत कास्टिक सोडा घोल के अधीन करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है या कहलाता है, ठीक है। तो यानी सूती कपड़े की उसकी चमक, मजबूती और रंगाई बंधुता में सुधार करने के लिए तनाव की स्थिति में एक मजबूत कास्टिक सोडा जो आपका सोडा है वो घोल के अधीन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। एंड आपके ऑप्शंस हैं साइजिंग, बी है कैलेंडरिंग, सी है विरंजन और डी है मॉइस्चराइजेशन। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लें और फिर बताएं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, बताइएगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन डी मॉइस्चराइजेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। तो मॉइस्चराइजेशन एक महत्वपूर्ण परिष्करण यानी फिनिशिंग प्रोसेस होता है जो सूती कपड़े पर की जाती है। यह कपड़े को स्थायी चमक, बढ़ी हुई मजबूती और बेहतर रंग अवशोषण प्रदान करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, पूछा गया है मानव विकास का वह चरण जो गर्भकाल से लेकर जन्म तक चलता है क्या कहलाता है। मतलब मानव यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का वह आपका चरण जो गर्भकाल से लेकर जन्म तक चलता है क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है प्रसव पूर्व अवधि और डी है आपका नवजात अवधि। तो बताइएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी प्रसव पूर्व अवधि, ठीक है। प्रसव पूर्व अवधि आपका करेक्ट आंसर है। तो प्रीनेटल जो आपका पीरियड है वह अवधि है जो भ्रूण के गर्भाकाल से शुरू होकर बच्चे के जन्म तक चलती है, ठीक है। यह तीव्र शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल विकास का एक क्या होता है, टाइम होता है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, दूध का कौन सा घटक, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका दूध का कौन सा घटक उसके सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार है और एक पूर्ण प्रोटीन है, ठीक है। ऑप्शन है लैक्टोज, बी है दूध वसा यानी मिल्क फैट, सी है केसीन और डी है एल्ब्यूमिन। तो दूध का कौन सा घटक उसके सफ़ेद रंग के लिए जिम्मेदार है और एक पूर्ण प्रोटीन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? सो ये जो है ये है आपका केसीन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ऑप्शन आपका सी राइट है। ओहो सी, ठीक चलेगा। तो केसीन दूध में पाया जाने वाला एक क्या होता है? आपका प्रोटीन होता है जो फास्फोरस के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट के रूप में एक तरीके से मौजूद होता है। यह मिसेल के रूप में प्रकाश को बिखेरता है जिससे दूध का रंग सफेद दिखाई देता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ऊन के कपड़े को धोने पर सिकुड़न से बचाने के लिए कौन सा परिष्करण किया जाता है? यानी ऊन के कपड़े को धोने पर सिकुड़न से बचाने के लिए कौन सा परिष्करण किया जाता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने। श्रिंजिंग, बी है आपका सिकुड़न रोधी परिष्करण, सी है आपका मॉइस्चराइजेशन और डी है आपका टेंटरिंग। बताइएगा क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सो स्टूडेंट, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सिकुड़न रोधी परिष्करण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है। तो ऊन में फेल्टिंग आपका है, इसके कारण सिकुड़न होती है। सिकुड़न रोधी परिष्करण में रासायनिक या तांत्रिक जो आपकी प्रक्रियाएं हैं वो आपकी शामिल होती हैं जो ऊन के तंतुओं के जो आपकी स्केलों हैं उनको चिकना कर देती हैं जिससे वह धोने पर आपस में उलझते नहीं हैं। ठीक चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यह अवधारणा कि पारिवारिक ज़रूरतें एक पदानुक्रम का पालन करती हैं मूलभूत शारीरिक ज़रूरतों से लेकर आत्म सिद्धि तक किसके सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मैक्क्लेलैंड, बी है हर्ट्ज़बर्ग, सी है मैस्लो एंड डी की बात करें तो डी है वरूम। ठीक है, तो ये जो है अवधारणा ये बताइएगा किसकी है? पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चंस, फिर बताइएगा आंसर क्या होगा। सो ये जो है ये कहा है आपका मैस्लो। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है, ये आपका मैस्लो का है। तो यह अब्राहम जो आपके मैस्लो है इनकी जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत है, हायरार्की ऑफ नीड जो आपका थ्योरी है, इस सिद्धांत में 5 स्तरों की ज़रूरतों का उल्लेख है जो नीचे से ऊपर तक जाते हैं, जैसे आपका भोजन है, सुरक्षा, प्रेम, सम्मान और लास्ट में आपका आत्म सिद्धि आता है। ठीक है, ज़रूरतों के हिसाब से उनका जो पूरा क्रम होता है वो आपका लगता है। तो इसकी पीडीएफ मैंने एक तरीके से इमेज के फॉर्म में भी और शॉर्ट्स के फॉर्म में भी आपसे शेयर किया था, अगर आपने देखा हो तो इसमें आपका पूरा क्रम मैंने उसमें अरेंज हुआ है जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपके सामने पूछा गया है, प्रसार शिक्षा में जटिल कौशल सिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है? यानी जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें आपका जटिल कौशल सिखाने के लिए किसे सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है? एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो आपके 4 ऑप्शंस हैं। ए है आपका पोस्टर और चार्ट, बी है आपका रेडियो प्रसारण, सी है आपका विधि प्रदर्शन और डी है आपका पर्चा। ठीक है, प्रसार शिक्षा में जटिल कौशल सिखाने के लिए आपका सबसे जो इफेक्टिव जो माध्यम है वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विधि प्रदर्शन मेथड, जो आपका डेमोन्स्ट्रेशंस है वो आपका होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो विधि जो आपका प्रदर्शन है उसमें प्रसार कार्यकर्ता स्वयं एक कौशल जैसे आपका सिलाई हो गया या खाद्य संरक्षण हो गया करके दिखाता है और यह देखना और करना का जो अवसर प्रदान करता है वो जटिल कौशल सिखाने के लिए एक इफेक्टिव आपका एक तरीके से तरीका है। ठीक चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, दूध को एक निश्चित समय के लिए विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और फिर रोगजनक बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए इसे तुरंत ठंडा करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है?
ठीक है। गर्म करके ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेकिन इसको देखो कितने बड़े फॉर्म में दे दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाए। अब सिंपल सी चीज़ है कि भाई गर्म करना, देन ठंडा करने का जो प्रोसेस है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ए बंध्याकरण, बी है आपका समांगीकरण, सी है आपका पौष्टिरीकरण और डी है आपका शुष्कन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पौष्टिरीकरण। ठीक है, देखते हैं। तो आपका पौष्टिरीकरण की प्रक्रिया लुई पॉस्चर द्वारा विकसित की गई थी। इनका नाम याद रख लीजिएगा। यह दूध और अन्य पेय पदार्थों को रोगजनक जीव, आपके जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक क्या है, खाद्य संरक्षण तकनीक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, देखिएगा क्या पूछा गया है। कौन सी रंग योजना 3 रंगों का उपयोग करती है जो रंग चक्र पर समान दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे लाल, पीला और आपका नीला। तो कौन सी रंग योजना 3 रंगों का उपयोग करती है जो रंग आपका चक्र पर समान दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे लाल, पीला और नीला। आपके ऑप्शंस हैं, ए समान, बी है पूरक, सी है एक वर्णी और डी है त्रिकोणीय। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन डी, त्रिकोणीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो जो आपका त्रिकोणीय रंग योजना रंग चक्र पर एक समान दूरी पर स्थित 3 रंगों का उपयोग करती है, जैसे आपका प्राथमिक रंग हो गया लाल, पीला, नीला, और जो आपके सेकेंडरी कलर यानी जो आपका द्वितीयक रंग है नारंगी, हरा, बैगनी, यह एक जीवंत कंट्रास्ट प्रदान करता है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन 16 है आपके सामने, पूछा गया है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास में मुख्य रूप से किसका समन्वय शामिल होता है। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास में मुख्य रूप से किसका समन्वय स्थापित होता है। आपके ऑप्शंस हैं, पैर और भुजाएं, बी है हाथ और आंखें, सी है धड़ और रीढ़ और डी है सकल मांसपेशियां। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हाथ और आपका आंखें। हाथ और आंखें आपका करेक्ट आंसर है। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल छोटी मांसपेशियां, विशेष रूप से हाथ और उंगलियों की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करने से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका ग्रॉस मोटर होता है, एक आपका फाइन मोटर होता है। ठीक है, तो जिसमें आपका लिखना, बटन लगाना, मोतियों को पिरोना, ये आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 17 है आपके सामने, पूछा गया है एक विशिष्ट अवधि में परिवार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो एक विशिष्ट अवधि में परिवार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, परिसंपत्ति, बी है देयता, सी है निवेश और डी है आपका बचत या घाटा। क्वेश्चन 17 और इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी, बचत या घाटा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलेगा, क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है उच्च रक्तचाप वाले रोगी के लिए निर्धारित आहार में आमतौर पर किसकी मात्रा कम रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उच्च रक्तचाप वाले रोगी के लिए निर्धारित आहार में आमतौर पर किसकी मात्रा कम रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है सोडियम और डी है आपका आहारी रेशा। ध्यान रखिएगा जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है उसमें मैं स्पेशली जो आपके अलग अलग जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन हो गया या रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए या फिर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, कुछ भी आपका एक तरीके से जो आपके अलग अलग टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं।
ताकि आपका जो टॉपिक है वो भी साथ में आपका कंप्लीट होता जाए। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सोडियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सोडियम यानी नमक का अधिक सेवन शरीर में पानी जमाव का कारण बन सकता है, जिससे रक्त की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और जो आपका रक्तचाप है यानी ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ जाता है। इसलिए उच्च जो आपका हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए कम सोडियम वाला आहार इम्पॉर्टेंट है, लो सोडियम डाइट। क्वेश्चन 19 है आपके सामने, वह रेशा जो गीला होने पर सबसे कमजोर हो जाता है और अपनी शानदार दिखावट के लिए जाना जाता है, वह है कौन सा? कॉटन यानी आपका कपास, बी है लिनन, सी है वूल और डी है आपका सिल्क। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वह रेशा जो गीला होने पर सबसे कमजोर हो जाता है और अपनी शानदार दिखावट के लिए जाना जाता है, वह है। सो क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 का आंसर होगा वो है आपका सिल्क यानी आपका रेशम। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जो रेशम है वो अपनी चमक और कोमलता के लिए जाना जाता है, लेकिन यह प्रोटीन फाइबर है जो गीला होने पर जो अपनी शक्ति है यानी जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको लगभग कितने %? 20% तक खो देता है, जिससे ये गीली अवस्था में बहुत नाजुक हो जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे कि किस प्रकार का लक्ष्य आमतौर पर एक दिन या कुछ हफ्तों के भीतर पूरा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए दीर्घकालिक लक्ष्य, बी है अल्पकालिक लक्ष्य, सी है मध्यवर्ती लक्ष्य और डी है जीवन भर का लक्ष्य। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। सो क्वेश्चन 20 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अल्पकालिक लक्ष्य। मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि एक दिन या कुछ हफ्तों के भीतर जो पूरा किया जाता है, अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म जो आपके गोल हैं वो आपका है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21, मानव शरीर में आहारी रेशे का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, बी है मांसपेशी बनाना, सी है आपका मल त्याग में सहायता करना और कब्ज को रोकना, और अगर डी की बात करें तो डी है आपका हार्मोन को विनियमित करना। ठीक है, तो मानव शरीर में आहारी रेशा प्राथमिक कार्य क्या है? 21 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सो इसका स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मल त्याग में सहायता करना और कब्ज को एक तरीके से रोकना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सो आहारी रेशा जिसे रफेज भी कहते हैं, पाचन तंत्र में अपरिवर्तित रूप में गुजरता है। यह मल को बड़ा करता है और निष्कासन में एक तरीके से मदद करता है, जिससे कब्ज से क्या होता है, एक तरीके से बचाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, केंद्रण की अवधारणा यानी किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, वो केंद्रण होता है। पियाजे के सिद्धांत के किस चरण की विशेषता है? ऑप्शंस हैं, सेंसरी मोटर, बी है प्री ऑपरेशनल, सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यानी केंद्रण की अवधारणा जिसे हम कहते हैं कि किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, पियाजे के सिद्धांत के किस चरण की विशेषता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक आपकी अवस्था होती है। तो जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो आपकी 2 से 7 वर्ष में होती है। ठीक है, जहां वे समस्या का केवल एक आयाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरी की उपेक्षा करते हैं। तो यही जो आपका कारण है, वे संरक्षण की अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि संरक्षण की अवधारणा जब नहीं समझ पाते वो कौन सी स्टेज होती है, तो वो होती है आपका 2 से 7 वर्ष यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन आपका 23 है, सन यानी फ्लैक्स पौधे के तने से प्राप्त होने वाला रेशा जो अपनी उच्च अवशोषण क्षमता और कठोरता के लिए जाना जाता है, वह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, कॉटन, बी है सिल्क, सी है लिनन और डी है जूट। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं,
सन यानी फ्लैक्स पौधे के तने से प्राप्त होने वाला रेशा जो अपनी उच्च अवशोषण क्षमता और कठोरता के लिए एक तरीके से जाना जाता है वह है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? वो है आपका लिनन। ऑप्शन सी आपका है राइट आंसर। सो लिनन एक आपका प्राकृतिक आपका ब्लास्ट फाइबर है जो सन के पौधे के तने से प्राप्त होता है और ये कपास की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक शोषक और स्पर्श में क्या होता है एक तरीके से ठंडा। ठीक। 24 एक कार्य सरलीकरण तकनीक जिसमें प्रयास को कम करने के लिए गतिविधियों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करना शामिल है क्या कहलाती है? यानी कार्य सरलीकरण जो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन है वो तकनीक में प्रयास को कम करने के लिए गतिविधियों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करना शामिल है, वो क्या कहलाता है? एंड आपके जो ऑप्शंस हैं वो है आपका उपकरणों और साधनों में परिवर्तन, बी है आपका कच्चे माल में परिवर्तन, सी है आपका प्रक्रिया में परिवर्तन और डी है आपका अंतिम उत्पाद में परिवर्तन। सो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन सी चेंज इन प्रोसेस यानी प्रक्रिया में परिवर्तन। ठीक है, चलेगा। तो कार्य सरलीकरण तकनीकों को 3 वर्गों में आप विभक्त किया गया है। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य स्थान, उपकरण और भंडारण में परिवर्तन और आपका उत्पाद या प्रक्रिया में परिवर्तन। तो गतिविधियों के क्रम को बदलना प्रक्रिया में परिवर्तन के अंतर्गत आपका एक तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले KAP मॉडल यानी ज्ञान दृष्टिकोण अभ्यास में के का क्या अर्थ है? ठीक है, यानी नॉलेज, एटीट्यूड और आपका प्रैक्टिस। ठीक है, KAP। ठीक है, तो यहाँ पे बताइएगा के का अर्थ क्या है? आपका ए है आपका संगोत्रता, बी है आपका प्रमुख संसाधन, सी है आपका नॉलेज और डी है आपका दयालुता। हालांकि जब इसका फुल फॉर्म ही लिख गया तो नेचुरल सी बात है आंसर तो पता चल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे KAP लिखा है और यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं तो नेचुरल सी बात है आंसर तो पता चलना ही है। कौन सा आंसर होगा भाई? नॉलेज होगा। सिंपल सी, अगर यहीं पे पूछा जाता ए का मीनिंग क्या है तो एक आपका एटीट्यूड आ जाता और अगर P का पूछा जाता तो प्रैक्टिस आ जाता। सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। वाह, अब इसमें भी अगर बच्चे ढूंढने लगे ऑप्शन में तो फिर हद ही है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है। तो KAP मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य और प्रसार शिक्षा में व्यवहार परिवर्तन यानी बिहेवियर चेंज का मूल्यांकन करने के लिए आपका किया जाता है। जो आपका ज्ञान यानी जो आपकी नॉलेज है, जो आपका दृष्टिकोण है यानी एटीट्यूड है, उसको इफेक्ट करता है और दोनों मिलकर व्यवहार या और जो आपका अभ्यास है यानी प्रैक्टिस है उसको एक तरीके से प्रभावित करते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे और जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी सारी चीज़ें आपका टाइम टू टाइम होती रहेंगी जिससे आप PY की क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहें, साथ में एक तरीके से अपने मॉक टेस्ट भी देते रहें जो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होता है 100 सीरीज़ के अंतर्गत। एंड और साथ में आप ये भी करते रहें कि जो आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जो कई बार होता है कि कुछ टॉपिक्स हमारे स्ट्रांग होते हैं भाई, हमें न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चन ईजी लगते हैं, कुछ लोगों को टेक्सटाइल वाले क्वेश्चन टफ लगते होंगे तो कुछ लोगों को इजी लगते होंगे। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं जो कुछ आपके इजी और कुछ टफ होते हैं, हर तरीके के टॉपिक को इंक्लूड करते हुए हम अलग टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। और याद रखिएगा UGC नेट की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम है, नवंबर ऑलरेडी आपका जा ही रहा है, तो आपके पेपर 1 को भी हम साथ में लेकर चलेंगे क्योंकि वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ध्यान दूंगी कि एक दिन में आपकी 2 क्लासेज आएँ, यानी पेपर 1 भी हम कवर करें, पेपर जो आपका 2 है वो भी हम आपका साथ साथ में कवर करते हुए चलें। सो आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए तो लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इससे बेनिफिट ले पाएँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।